चलिए आज की बातचीत एक ऐसी ऑब्जर्वेशन से शुरू करते हैं जो हम सब ने कभी ना कभी महसूस की है। इंसान जहाँ है वो वहाँ खुश नहीं है ना? बिल्कुल। मतलब जो जमीन पे रह रहा है उसे लगता है कि असली सुकून तो पहाड़ों में है, और जो पहाड़ पर है वो बेहतर मौकों के लिए नीचे शहर की तरफ आ रहा है। सही बात है। और देखिए जिनके बाल सफेद हो रहे हैं वो उन्हें डाई लगाकर काला कर रहे हैं, और जिनके बाल काले हैं वो ब्लीच करवाकर उन्हें भूरा या कुछ और बना रहे हैं। हाँ, नौकरी करने वाला सोचता है कि यार अपना बिजनेस होता तो क्या बात थी, और बिजनेस वाला वो सोचता है कि नौकरी ही अच्छी थी, कम से कम शाम 5 बजे के बाद कोई टेंशन तो नहीं थी। तो ये जो एक बेचैनी है, एक असंतोष है, यही आज हमारी पड़ताल का विषय है। हाँ, और हमारे पास एक दार्शनिक कार्यशाला के कुछ दस्तावेज हैं जो जीवन के इन बड़ी सवालों को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया देते हैं। अच्छा, तो आज हम इन्हीं दस्तावेजों के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि मानव जाति में इतना बदलाव आया क्यों है, और इन सब बदलावों के बावजूद हम असल में खोज क्या रहे हैं। मतलब मकसद किसी नतीजे पर पहुंचना नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मकसद है सोचने का एक नया ढांचा खोजना। ठीक है, तो इस पड़ताल का पहला सुराग, स्रोत में एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पूछा गया है। पिछले 100-200 सालों में हमारी दुनिया तो पूरी तरह बदल गई है, मोबाइल, गाड़ियां, इंटरनेट, सब कुछ। लेकिन क्या इंसान की गुणवत्ता, मतलब उसकी क्वालिटी में कोई बदलाव आया है? ये सवाल ही अपने आप में बहुत गहरा है, और इस पर उस कार्यशाला में 2 बिल्कुल अलग अलग विचार सामने आए। अच्छा। पहला विचार, जो काफी आम भी है, वो ये है कि इंसान की गुणवत्ता में गिरावट आई है। गिरावट आई है? किस लिहाज से? तर्क ये दिया जाता है कि हाँ, हमारी शिक्षा बढ़ी है, भौतिक सुविधाएं आसमान छू रही हैं, लेकिन मानसिक शांति और रिश्तों की जो गहराई है वो कम हुई है। मतलब बाहर से हम ज्यादा विकसित दिख रहे हैं पर अंदर से खोखले हो रहे हैं? कुछ ऐसा ही। ये विचार कहता है कि आज 17-18 साल के बच्चे डिप्रेशन और एंजाइटी से जूझ रहे हैं, जो कुछ पीढ़ियों पहले तक ज्यादातर बड़ी उम्र की समस्या मानी जाती थी। सही बात है। और रिश्तों को ही देख लीजिए, दस्तावेज में एक दिलचस्प बात कही गई है कि टेक्नोलॉजी ने हमें कनेक्टेड तो बना दिया है, पर करीब नहीं लाया। बिल्कुल। पहले लोग मीलों का सफर करके एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होने जाते थे, अब एक वीडियो कॉल या एक मैसेज काफी है। हाँ, वो जो रिश्तों की गर्माहट थी वो कहीं ठंडी पड़ती जा रही है। लेकिन क्या ये नजरिया थोड़ा ज्यादा निराशावादी नहीं है? मतलब इसी टेक्नोलॉजी ने तो हमें दुनिया भर के ज्ञान से जोड़ा है, स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर की हैं। आपका सवाल बिल्कुल जायज है, और यहीं पर एक संतुलन की जरूरत है। स्रोत भौतिक प्रगति को नकार नहीं रहा है, अच्छा, गिरी है। अब इसी के जवाब में दूसरा विचार सामने आता है जो कहता है कुछ भी नहीं बदला है। कुछ भी नहीं? ये तो और भी चौंकाने वाली बात है। हाँ, इस विचार के मुताबिक इंसान का जो कोर ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आज भी वही है। मतलब इंसान हजारों साल पहले भी निरंतर सुखी होना चाहता था, और आज भी उसकी अंतिम इच्छा वही है। अच्छा। पहले भी उसे शरीर की जरूरतें पूरी करने के लिए काम करना पड़ता था, भोजन, सुरक्षा। आज भी वो वही कर रहा है, बस तरीके बदल गए। बिल्कुल। पहले वो शिकार करता था, अब ऑफिस जाता है, लेकिन मूल संघर्ष और मूल इच्छा वो वैसी की वैसी ही है। ये तो एक दिलचस्प एनालॉग है। जैसे हमने अपने कंप्यूटर का हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर तो अपग्रेड कर लिया है, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कोर कोड है, डिजायर फॉर हैप्पीनेस वर्जन 1.0, वो आज भी वही है। बिल्कुल सही। और इसी कश्मकश के बीच स्रोत में एक तीसरा बहुत ही आधुनिक और दिलचस्प दृष्टिकोण सामने आता है। वो क्या है? वो ये कि इंसान अब अपना प्यार और अपनी भावनात्मक जरूरतों को पूरा करने के लिए जानवरों की ओर मुड़ रहा है। हाँ, पेट्स का चलन तो बहुत बढ़ गया है, लेकिन इसका इंसानी रिश्तों की जटिलता से क्या लेना देना? गहरा लेना देना है। कार्यशाला में ये बात उठी कि इंसानी रिश्ते बहुत जटिल हो गए हैं। ये तो है। उनमें उम्मीदें हैं, शर्तें हैं, शिकायतें हैं। इसके मुकाबले एक पालतू जानवर का प्यार बिना शर्त होता है। वो आपसे बहस नहीं करता, आपको जज नहीं करता। सही कहा। वो बस आपको स्वीकार करता है। और ये जो अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस है, इसकी कमी इंसान को अब इंसानी रिश्तों में खल रही है, और वो इस खालीपन को भरने के लिए जानवरों से जुड़ रहा है। हाँ, और ये हमारे समय का एक बहुत बड़ा सामाजिक और मनोवैज्ञानिक बदलाव है। वाकई ये सोचने पर मजबूर करता है। खैर, इस सवाल पर कि क्या बदला है और क्या नहीं, इसे और गहराई से समझने के लिए दस्तावेज हमें एक बहुत लंबी यात्रा पर ले जाता है। हाँ, मानव इतिहास की यात्रा पर। और ये वो हिस्सा है
जहाँ हमें चीजों को एक बिल्कुल नए पैमाने पर देखना होगा। स्रोत हमें याद दिलाता है कि इस धरती पर मानव का अस्तित्व लगभग 60 लाख साल पुराना माना जाता है। 60 लाख साल? और अगर हम होमो सेपियंस यानी आज के आधुनिक मानव की बात करें तो हमारा अस्तित्व लगभग 2 लाख साल पुराना है। 2 लाख साल, ये नंबर सुनने में जितना आसान लगता है, इसे समझना उतना ही मुश्किल है। तो इन 2 लाख सालों में हमने किया क्या? यहीं पर सबसे चौंकाने वाला तथ्य सामने आता है। स्रोत के मुताबिक इन 2 लाख सालों में से पहले 1,90,000 साल इंसान ने सिर्फ और सिर्फ जिंदा रहना सीखा। 1 मिनट, 1,90,000 साल मतलब हमारी प्रजाति के 95% समय में हमने सिर्फ सरवाइव करना सीखा है। जी हाँ। मतलब खतरनाक जानवरों से कैसे बचना है, जंगल में कौन से फल पत्ते खाने लायक हैं, मौसम की मार से बचने के लिए गुफा कैसे ढूंढनी है, बस यही सब। बिल्कुल। उस दौर में सुबह आंख खुलने का मतलब होता था कि आज रात तक जिंदा कैसे रहना है बस। कोई विकास नहीं, कोई बड़ी खोज नहीं। दर्शन, कला, विज्ञान, ये सब तो बहुत दूर की बातें थी। और जब आप इस 1,90,000 साल के पैमाने पर बाकी की तरक्की को देखते हैं तो होश उड़ जाते हैं। जैसे खेती की शुरुआत, जिसने हमें एक जगह टिकना सिखाया, वो केवल 12,000 साल पहले हुई। यानी हमारे इतिहास का 94% हिस्सा बीत जाने के बाद। ठीक कहा। धर्म और व्यवस्थित विचारों का विकास पिछले 10,000 सालों में हुआ। वैज्ञानिक सोच यानी साइंटिफिक थॉट, जिसे हम आज हर चीज का आधार मानते हैं, वो तो सिर्फ 500 साल पुरानी है। सिर्फ 500 साल? और औद्योगिक क्रांति, जिसने हमें ट्रेन, कार, हवाई जहाज और ये सारी आधुनिक सुविधाएं दी, वो तो मात्र 150 साल पुरानी है। ये विरोधाभास तो दिमाग को सुन्न कर देता है। हमने 1,90,000 साल इस ग्रह पर जिंदा रहने की कला सीखी और फिर सिर्फ 150 साल की तथाकथित प्रगति में हमने ग्लोबल वार्मिंग, परमाणु हथियार और प्रदूषण जैसी समस्याएं खड़ी कर दी, जो आज हमारे अस्तित्व के लिए ही सबसे बड़ा खतरा बन गई हैं। ये तो एक ब्रह्मांडीय मजाक जैसा लगता है। और स्रोत इसी मजाक की तरफ, इसी गहरे विरोधाभास की ओर हमारा ध्यान खींचता है। क्या ये समझदारी है? सवाल तो यही है। लाखों साल तक प्रकृति के साथ संतुलन में जीना सीखा और कुछ ही दशकों में उस संतुलन को पूरी तरह बिगाड़ दिया। ये कैसी बुद्धिमानी है? ये विरोधाभास मुझे एक बुनियादी सवाल पर ले आता है। अगर हमारा मूल स्वभाव नहीं बदला और हम बस सुखी होना चाहते हैं, तो फिर ये सब बदलाव आया ही क्यों? हम जानवरों की तरह एक ही ढर्रे पर क्यों नहीं चलते रहे? शेर आज भी वैसे ही शिकार करता है जैसे हजारों साल पहले करता था। हम में ऐसा क्या अलग है? इंसान में 2 ऐसी असाधारण क्षमताएं हैं जो किसी और जीव में नहीं है। अच्छा। पहली है कल्पनाशीलता। इंसान सिर्फ वर्तमान में जीता नहीं है, वो एक बेहतर भविष्य की कल्पना कर सकता है। वो सोच सकता है कि क्या इससे बेहतर तरीका हो सकता है। ठीक है, कल्पना करना तो मैं समझ गया, लेकिन सिर्फ कल्पना करने से तो कुछ नहीं होता। नहीं होता। और यहीं पर दूसरी क्षमता आती है, कर्म स्वतंत्रता। कर्म स्वतंत्रता? हाँ, इंसान अपनी कल्पना के अनुसार काम करने के लिए, उसे हकीकत में बदलने के लिए स्वतंत्र है। वो पत्थर को देख के सिर्फ पत्थर नहीं देखता, वो उसकी कल्पना एक औजार के रूप में करता है और फिर उसे तराश कर औजार बना भी लेता है। तो कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता का मेल ही सारे बदलावों की जड़ है। बिल्कुल। जानवर अपनी मूल प्रवृत्ति से बंधे हैं, इंसान नहीं। तो ये 2 शक्ति हमारे इंजन की तरह है। कल्पना हमें दिशा दिखाती है और कर्म स्वतंत्रता हमें उस दिशा में आगे बढ़ाती है। लेकिन सवाल वही है, इस इंजन की मंजिल क्या है? ये सारी भागदौड़, ये सारा बदलाव, ये सब हम आखिर कर क्यों रहे हैं? यहीं पर कार्यशाला का सबसे मौलिक प्रस्ताव सामने आता है। एक ऐसी लाइन जो शायद इंसान के हर काम को समझा सकती है। वो क्या है? वो प्रस्ताव है, मानव जो कुछ भी करता है केवल और केवल निरंतर सुखी होने के लिए करता है। हर एक काम? हर एक काम। कोई अच्छी पढ़ाई इसलिए कर रहा है ताकि अच्छी नौकरी मिले, जिससे पैसा आए और वो सुखी हो सके। ठीक है। कोई शादी इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे लगता है कि एक साथी के साथ वो ज्यादा सुखी रहेगा। कोई पहाड़ों पर घूमने जा रहा है ताकि उसे खुशी मिले। और कोई समाज सेवा कर रहा है क्योंकि दूसरों की मदद करके उसे सुख मिलता है। हाँ, क्रियाएं अलग अलग हैं, रास्ते अलग अलग हैं, लेकिन अंतिम मंजिल एक ही है, निरंतर सुख की तलाश। ये सुनने में तो बहुत सीधा और सरल लगता है, लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। और कार्यशाला में भी ये सवाल पूछा गया था, जो व्यक्ति आत्महत्या करता है, क्या वो भी सुखी होने के लिए ऐसा करता है? ये बात तो
ये तो मानने में बहुत मुश्किल है। ये एक बेहद जरूरी और संवेदनशील सवाल है और स्रोत इसका सामना करने से कतराता नहीं है। तो क्या जवाब है? उसके अनुसार इसका जवाब हाँ है, लेकिन इसे बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। कैसे? देखिए, ये तर्क ये नहीं कहता कि आत्महत्या करना एक सुखद कार्य है, बल्कि ये कहता है कि जब कोई व्यक्ति असहनीय दुख और पीड़ा की स्थिति में होता है तो उसका दिमाग एक भ्रम में फंस जाता है। कैसा भ्रम? उसे लगने लगता है कि उसकी पीड़ा कभी खत्म नहीं होगी और उस चरम दुख की स्थिति में उस पीड़ा से छुटकारा पाना ही उसे एकमात्र सुख का रास्ता नजर आने लगता है। अच्छा, मतलब दुख का अंत ही सुख लगने लगता है। बिल्कुल, ये सुख पाने का एक बेहद दुखद और भ्रमित तरीका है, एक भिज की गलत फहमी है, लेकिन इसके मूल में जो प्रेरणा है वो उस असहनीय दुख से मुक्ति पाने की ही है। तो आज की ये चर्चा हमें एक बहुत ही अजीब मोड़ पर ले आई है। हमने शुरुआत की थी लोगों के बाल कलर करने और नौकरी बदलने की बेचैनी से, और अब हम मानव इतिहास के 2 लाख साल और अस्तित्व के सबसे बड़े सवालों को खंगाल रहे हैं। और पाया कि हर बदलाव, हर खोज के पीछे एक ही भोली सी मासूम सी इच्छा छिपी हुई है, निरंतर सुख की तलाश। हाँ, पर ये सुख असल में है क्या? क्या ये सुविधाओं में है, रिश्तों में है, या कहीं और? ये सवाल आज भी अधूरा है। तो क्या ये दस्तावेज हमें अंधेरे में ही छोड़ देता है या कोई रास्ता भी सुझाता है? ये दस्तावेज हमें कोई बना बनाया जवाब नहीं देता। दर्शन का काम जवाब देना नहीं, बल्कि सही सवाल पूछना सिखाना है। लेकिन ये एक टूल किट या एक विधि जरूर देता है। वो कहता है कि किसी भी बात को सिर्फ इसलिए मत मानो क्योंकि किसी ने कह दिया, उसे खुद जांचो। खुद जांचो? कैसे? जांचने की 3 स्तर हैं। अपने अंदर देखना यानी निरीक्षण, दूसरों में देखना यानी परीक्षण, और फिर पूरी प्रकृति या पूरी मानवता के इतिहास में देखना यानी सर्वेक्षण। क्या आप इसे एक उदाहरण से समझा सकती हैं? जरूर। जैसे आज हमने ये प्रस्ताव सुना कि इंसान हर काम सुख के लिए करता है। अब इसे मान मत लीजिए, इसे जांचिए। पहले निरीक्षण, अपने अंदर झांक कर देखिए, क्या मैं जो भी करता हूँ उसके पीछे कहीं ना कहीं सुखी होने की ही इच्छा है? ठीक है। फिर परीक्षण, अपने आसपास के लोगों को देखिए, क्या आपका परिवार, आपके दोस्त, क्या वो भी इसी इच्छा से चल रहे हैं? और आखिर में सर्वेक्षण। हाँ, इतिहास, साहित्य, कला को देखिए, क्या पूरी मानवता की कहानी इसी एक सुख की तलाश की कहानी नहीं है? ये तरीका हमें एक खोजी बनाता है, अनुयायी नहीं। तो हम श्रोताओं के लिए एक विचार के साथ इस चर्चा को समाप्त कर सकते हैं। बिल्कुल। हम सबके लिए सोचने का एक बिंदु ये है, अगर हम अपने दिन भर के किसी भी एक काम को चुने, कोई भी एक काम, हाँ, चाहे वो ऑफिस का कोई काम हो, दोस्तों से की गई बातचीत हो या सोशल मीडिया स्क्रॉल करना हो, और खुद से पूरी ईमानदारी से ये सवाल पूछें, क्या मैं ये काम सच में निरंतर सुखी होने के लिए कर रहा हूँ या ये सिर्फ थोड़े समय के लिए दुख से बचने का एक तरीका है? इन दोनों में एक बहुत बड़ा फर्क है। बहुत बड़ा। और शायद इसी फर्क में हमारी पूरी खोज का राज छिपा है।